लक्ष्य बेच 3 के नाम से है। ये जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है MPPAT 2024, अब इसको परचेस करिएगा। इसमें आपको बेनिफिट क्या है, इसमें एक तो टॉपिक टेस्ट सीरीज मिलेंगे, चाहे हमारे पुराने टॉपिक टेस्ट सीरीज हो चुके हैं वो भी मिल जाएंगे, और जो नए टॉपिक टेस्ट सीरीज है वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, मात्र 351 रुपये में एक रिचार्ज के बराबर है। इसमें आपके लगभग 3000 से 4000 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 13 टॉपिक टेस्ट सीरीज है, साथ ही इसमें 6 FLT है, जिसमें आपके 1200 क्वेश्चन इस प्रकार से आपके कवर हो जाएंगे। टॉपिक टेस्ट सीरीज में 200 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो जो भी बच्चा अगर इस टेस्ट सीरीज को परचेस करना चाहता है तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, उसमें आप स्टोर में जाकर इस लक्ष्य बेच को आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 351 रुपये में। बेच का नाम ध्यान रखिएगा, लक्ष्य बेच के नाम से रहेगा। तो आप अधिक से अधिक बच्चे हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और इस टेस्ट सीरीज का आनंद लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम है MCQ बेस और आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाना चाहिए। जो गलतियां आप एग्जाम में करते हैं वो आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से यहीं पर कर लेंगे, तो ये गलतियां आप वहाँ पर नहीं करेंगे और आपका जो सिलेक्शन है वो होने की पूर्ण संभावना बन जाएगी। इस टेस्ट सीरीज को जो हमारी अनुभवी फैकल्टी है उनके द्वारा तैयार किया गया है और इसमें हर क्वेश्चन को बहुत बारीकी से ध्यान दिया गया है। तो आप भी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए और अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाइए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए आपके सामने स्क्रीन पर ये है। आप फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करें। क्या होना चाहिए? बनाना इज कमर्शियली प्रोपेगेटेड बाय, केले का व्यावसायिक रूप से इसके द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। किसके द्वारा प्रवर्धन किया जाता है? आप सभी लोगों ने बी वाला आंसर डिसाइड किया है, लेकिन देखो आजकल जो है ना एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, अब नई जानकारी आने लग गई है। तो अब आप वो पुराना रटा रटाया जो है ना उस पर थोड़ा सा फोकस हटा के कुछ नई चीजों पर फोकस करो। आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा केले का जो प्रसारण होता है, प्रोपगेशन होता है आज की कंडीशन में, वो होता है टिश्यू कल्चर से। आया ना समझ में? तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो जब भी क्वेश्चन में टिश्यू कल्चर आ जाए केले में, तो आप सबको छोड़कर वो स्वाद शक्कर, वाटर शक्कर सब भूल जाओ और किसको आपको टिक करना है? तो आपको टिक करना है टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपोगेशन को। ये ध्यान रखना। अब वो पुराने जब तक टिश्यू कल्चर फैला नहीं था तब तक स्वाद शक्कर सबसे अच्छा माना जाता था। क्लियर? लेकिन अब अगर आपको क्वेश्चन में शकर्स के साथ साथ अगर माइक्रो प्रोपोगेशन या टिश्यू कल्चर आ जाए, तो आपने देखा होगा आपके आसपास भी अगर कोई किसान अगर केले के पौधे खरीद के लाता है तो वो टिश्यू कल्चर से ही लाता है। क्यों? क्योंकि टिश्यू कल्चर से जो प्लांट तैयार किए जाते हैं वो डिसीज फ्री होते हैं, उसमें बीमारियां या रोग नहीं होते। इसलिए वर्तमान में जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप आंख बंद करके किसको लगाओगे? किसको लगाओगे? तो अब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। कारण आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? भैया जमाना बदल रहा है, वही पुरानी 15-20 साल पुरानी चीजें। जब तक टिश्यू कल्चर नहीं था, जब तक टिश्यू कल्चर नहीं फैला था, तब तक शकर्स, 2 टाइप के जो शकर्स होते हैं उनमें से क्या है, एक का उपयोग करते थे हम। किसका उपयोग करते थे? स्वाद शक्कर या तलवार नुमा शकर्स का उपयोग करते थे। लेकिन आजकल अगर देखो तो हम कहां से कहां पहुंच गए। आज कहीं भी अगर आप कोई भी अगर केले का पौधा अगर तैयार करता है तो आप देख लेना वो केले का जो प्लांट तैयार करता है वो किससे करता है? वो टिश्यू कल्चर से ही करता है। क्योंकि केले में बीमारियों की सबसे बड़ी समस्या है, और केले का पौधा अगर आप टिश्यू कल्चर से अगर प्रिपेयर करते हो, प्रोपगेट करते हो, तो ऐसी स्थिति में वो डिसीज फ्री आपको मिलता है। ये लेबोरेटरी के अंदर क्या किया जाता है? प्लांट इसका तैयार किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। सभी रितेश जी जय हिंद, केवट जी जय हिंद, हाँ सभी को जय हिंद भैया। हाँ टिश्यू कल्चर बिल्कुल। अब थोड़ा सा अपने माइंड को जो है ना थोड़ा वृहद करो, मैक्रो करो। मतलब अब जमाने के हिसाब से चीज़ों को, मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको बताता हूँ कि जिनमें आप रटे रटाए पुराने पैटर्न का जो रटा है या फिर कहीं पर आपने पढ़ लिया है वो आंसर आप दे देते हो। लेकिन पहले अब जो है ना अब चीज़ें बदल रही है, तो बदली हुई चीज़ों के अनुसार क्या होता है, क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं। क्लियर? ध्यान रखना। एग्रीकल्चर भी बहुत फास्ट ग्रोथ कर रहा है। चलो नेक्स्ट
नेक्स्ट बताने से पहले आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। जब भी टिश्यू कल्चर और स्वाड शक्कर आए तब आपका आंसर क्या रहेगा, ये टिश्यू कल्चर वाले जो प्लांट है यही आजकल तैयार किए जा रहे हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि इनमें जो स्वाड शक्कर से जो पौधे तैयार किए जाते हैं उनमें बीमारियों लगने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए आजकल जो प्लांट तैयार किए जा रहे हैं सब टिश्यू कल्चर से ही तैयार किए जा रहे हैं। अब शकर्स के बारे में, अब अगर ऑप्शन में अगर शकर्स टिश्यू कल्चर नहीं आए या माइक्रो प्रोपोगेशन नहीं आए तो उस स्थिति में आपका आंसर क्या रहेगा, उस स्थिति में आपका रहेगा आंसर स्वाड शक्कर, तलवार नुमा शक्कर। ये अगर देखो तो बड़ी पत्ती वाले जो केले के पौधे तने के पास से निकलते हैं इनको वाटर शक्कर कहा जाता है, और दूसरे पौधे जो बिल्कुल एकदम तीखी पत्ती नुमा निकलते हैं इनको कहा जाता है स्वाड शक्कर्स। और केले के प्रसारण के लिए स्वाड शक्कर अच्छे माने जाते हैं, लेकिन कब, जब ये माइक्रो प्रोपोगेशन आंसर में नहीं हो। तो अब ध्यान रखना भैया, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, द फादर ऑफ डिस्प्ले मेथड। ये डिस्प्ले यहां गलत छप गया है, यहां आना चाहिए डेमोस्ट्रेशन। क्या आएगा? डेमोस्ट्रेशन। ये मैं काट देता हूं, आप लोग देख लो इसको, डेमोस्ट्रेशन मेथड। फटाफट बताओ भैया क्या आंसर होना चाहिए। रामकिशन रावत जी डी, संजय केवट जी इन्होंने बी बोला है, भावेश कुशवाहा जी ए बोल रहे हैं। अब ये ध्यान रखना भैया, यहाँ पर जो नेशनल डेमोस्ट्रेशन है या डेमोस्ट्रेशन मेथड ये किसने खोजी है, तो ध्यान रखना सीमन ए नेप इन्होंने ये कंसेप्ट दिया है। क्लियर? ध्यान रखना, इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ डेमोस्ट्रेशन। क्लियर? अब डेमोस्ट्रेशन क्या होता है भैया, तो डेमोस्ट्रेशन जो होता है सामने दिखाना चीज को, डेमो देना। डेमो देना मतलब कोई सा भी कार्य अगर होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड या केटल या पशुओं से संबंधित किसी भी चीज को अगर आप सामने दिखाओगे, ये एक एक्सटेंशन का क्या है, एक माध्यम है, प्रचार करने का माध्यम। मतलब जैसे कोई सी अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई नई टेक्नोलॉजी अगर आई है तो किसान एकदम से उसको एडॉप्ट नहीं करता, तो हम क्या करते हैं भैया, किसान को फील्ड पर उस टेक्नोलॉजी को करके बताते हैं, तब किसान उससे संतुष्ट होता है तो वो क्या करता है, इसको एडॉप्ट जल्दी कर लेता है। इसी को कहा जाता है डेमोस्ट्रेशन। तो डेमोस्ट्रेशन भी जो होता है, ये फादर तो क्लियर हो गया, आंसर आएगा डी। क्लियर? सीमन ए नेप जो है फादर ऑफ डेमोस्ट्रेशन। अब डेमोस्ट्रेशन के बारे में और क्या पूछ सकता है, तो ये भी ध्यान रखना भैया, 2-3 क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे है। ये है सीमन ए नेप जिन्होंने डेमोस्ट्रेशन का कंसेप्ट दिया है। तो पहले तो ये फादर का नाम मोस्ट टाइम पे डॉक्टर सीमन ए नेप, इनके फादर हैं। दूसरा ध्यान रखना कि डेमोस्ट्रेशन किस किस में करते हैं, तो यहां ध्यान रखना जो रिसर्च होती है उसको फार्मर तक पहुंचाने का एक माध्यम है, तरीका है। क्लियर? इसमें क्या करते हैं, तो केवल कृषि नहीं, कृषि के अलावा जैसे पशुपालन है, मछली पालन है या मुर्गी पालन है, सभी का डेमोस्ट्रेशन किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि केवल एक ही चीज का डेमोस्ट्रेशन हो। इसके अलावा अगर देखें तो डेमोस्ट्रेशन मेथड जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। डेमोस्ट्रेशन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है डेमोस्ट्रेशन मेथड और दूसरा होता है रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन मेथड में क्या होता है भैया, आपको करना है, क्लियर, करते हुए दिखाना है। क्लियर? और रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन क्या होता है, जब मान लो अगर कोई सी वैरायटी है, लास्ट में जब उसका बिल्कुल जो भी है फसल पक गई, उस समय किसान को बुलाकर दिखाना, रिजल्ट दिखाना, वो होता है रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन। 2 प्रकार का ये डेमोस्ट्रेशन होता है। एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जाता है, वो पूछा जाता है नेशनल डेमोस्ट्रेशन लॉन्च्ड, भारत में राष्ट्रीय प्रदर्शनी या नेशनल डेमोस्ट्रेशन कब लॉन्च हुआ, तो ये ध्यान रखना भैया, ये आईसीआर ने किया नेशनल डेमोस्ट्रेशन प्रोग्राम। क्लियर? ऑन मेजर फूड क्रॉप्स, जो मुख्य खाद्य फसलें हैं उनके लिए आईसीआर ने
नेशनल डेमोस्ट्रेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया? 1964, 1964 में इसको लॉन्च किया है, बिल्कुल ध्यान रखना। हाँ, इंडियन डेमोस्ट्रेशन के.एन. सिंह, बिल्कुल इंडियन डेमोस्ट्रेशन के फादर जो है वो है के.एन. सिंह है, इस चीज को ध्यान रखना। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इन एसिडिक सॉइल, अम्लीय मृदा में होता है, क्या होता है? अच्छा, आपको अगर जो स्लाइड गई है उसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप उसका क्या कर सकते हो, हाँ उसको बाद में पढ़ सकते हो, इतना यहाँ पढ़ने का इतना टाइम नहीं रहता। जो खास खास चीज है उन पॉइंट्स के बीच में वो मैं आपको बता देता हूं। यहां आपको क्वेश्चन पूछा है इन एसिडिक सॉइल, अम्लीय मृदा में होता है, क्या होता है एसिडिक सॉइल का? तो एसिडिक सॉइल है या एसिडिक सॉइल में होता है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो एक चीज तो आप अगर देखो तो लो पीएच, हायर पीएच, तो ये दो आंसर तो कैंसिल कर दो, क्योंकि पहले ही यहां देख के ही आप दो को क्या कर दोगे, हटा दोगे। हटा दिया, एक प्रॉपर्टी आपने जैसे ही देखी आपने दो आंसर वहां से क्या कर दिए, वहां से लुढ़का दिए, हटा दिए, तो दो आंसर तो यहां से मैं खुद ही कट कर देता हूं भैया। अब आपके पास सही होने की संभावना कितनी हो जाएगी, 50-50। अब यहां पर आ जाओ, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो क्या है, लो पीएच के बाद में लो सीईसी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, क्लियर? यहां पर अगर देखोगे तो ये भी लो पीएच है और हाई सीईसी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, क्लियर? एक चलो यहां भी अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो और आगे देखो, और आगे आपको फिर समझ में आ जाएगा क्या है। नेक्स्ट है लो कैल्शियम, हाँ सीधी सी बात है भैया, अम्लीय मृदा में कैल्शियम कम रहेगा, यहां पर भी है लो कैल्शियम, ये तो सिमिलर बात हो गई। फिर नेक्स्ट देखो हायर एल्यूमिनियम और लो एल्यूमिनियम, अब बस यहां से आपने आंसर को पकड़ लिया, क्लियर? देखो कैसे निकालते हैं, जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ना इस टाइप से, तो उसके लिए क्या करते हैं, हाँ बिल्कुल, यहां पर अगर आप देखोगे तो एल्यूमिनियम जो है वो हाई एसिडिक सॉइल में ज्यादा होता है, अत्यधिक अम्लीयता एल्यूमिनियम के कारण ही होती है, इस चीज को ध्यान रखना। तो अगर आप इन तीन चीजों में भी कंफ्यूज हो तो चौथे वाला जो आंसर है ये वाला, बस इसको देख के आप फट से क्लियर कर सकते हो कि अम्लीय मृदा में एल्यूमिनियम ज्यादा होता है, लेकिन यहां दिया है लो एल्यूमिनियम। तो ऐसी स्थिति में ये तीन चीजें तो आपकी सेम है, दो को तो हटा दिया आपने, दो बच्चे, दो में देखो ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, अब अंतर केवल इसका आ रहा है। तो यहां से आपका आंसर जो है वो आप ट्रिक भिड़ाओ, कैसे? आप देखते हो कि भैया अम्लीय मृदा में एल्यूमिनियम आयन की जो सांद्रता होती है वो हाई होती है, जैसे जैसे आप मृदा का पीएच घटता जाएगा ना, वैसे वैसे एल्यूमिनियम का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा सॉइल में। तो यहां से आपका आंसर निकल आएगा और आपका आंसर आप फट से सही कर दोगे और आपका आंसर हो जाएगा ए, क्लियर? ध्यान रखना। अब जब आंसर निकल आया तो आप कोई एग्जाम में तो बैठे नहीं हो, तो एक बार समझ लो भैया इसको, क्वेश्चन को। तो पहला जैसे लो पीएच है तो अम्लीय मृदा में पीएच कम होता है, क्लियर? आप सभी को पता है 7 से कम होता है। फिर लो सीईसी, ये बात भी ध्यान रखना, अम्लीय मृदा में कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कम होती है, किसके बजाय? जो क्षारीय मृदा होती है उससे। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी भी याद रखना, किसकी? अम्लीय मृदा की। जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वो अम्लीय मृदा की कम होती है, किसके कंपेयर? तो जो बेसिक सॉइल या क्षारीय सॉइल होती है उसके कंपैरिजन में। फिर लो कैल्शियम, कैल्शियम तो रहेगा ही नहीं भैया, क्यों? क्योंकि अगर कैल्शियम आ जाए तो क्षारीय हो जाएगी, तो कैल्शियम तो क्षारीय में होता है, अम्लीय में नहीं होगा। तो ये आपका, ये भी ध्यान रखना। और हायर एल्यूमिनियम, अगर यहाँ पर हायर H+ बोल देता तो भी करेक्ट आंसर होता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो बोला है वो आपने बताया है। चलो ठीक, नेक्स्ट। हाँ, रितेश जी बोल रहे हैं सर आप कहाँ से हो? भैया हम लोग MP से हैं, MP में इंदौर से हैं। हाँ वर्मा जी, हाँ श्रीवास्तव जी वो छत्तीसगढ़ से हैं, आप मुझसे पूछो। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेम फंगस? इनमें से कौन सी वेम फंगस है?
अब आपको पता होना चाहिए वेम जो होता है वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा कवक, ये कई बार आप पढ़ चुके हो, ये फास्फोरस अवशोषक होती है। क्लियर? ये जड़ों में क्या होती है? ये जड़ों में पाई जाने वाली एक सहजीवी या सिम्बायोटिक फंगस होती है। लेकिन यहां आपको बताना है कि इनमें से कौन सी फंगस है जो वेम है, बताओ। यहां पर ये जो आंसर है इसका, ये है वेम जो होती है वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा जो कवक है वो है ग्लोमस स्पीसीज। तो जिन्होंने ये वाला आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसको घोट लेना भैया, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। हाँ अभी जी इन्होंने सी बोला है, बागरी जी सी, बिल्कुल श्रीवास्तव जी करेक्ट है। हाँ ए वाला आंसर, सचिन यादव जी सी बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल आपको वेम के बताता हूँ। अच्छा वेम तो क्लियर है, वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा कवक, ये तो आपको पता भी है सिम्बायोटिक फंगस होती है और मुख्य रूप से ये जो चीड़ या पाइन होता है उसकी जड़ों के अंदर ये पाई जाती है और ये सहजीवी होती है, पौधे को फास्फोरस अवशोषित करके देती है और मृदा से, और बदले में ये क्या होता है भैया, ये कवक जो होती है पौधे से भोजन लेकर जीवित रहती है। चलो ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कुछ और वेम के नाम जो आपको याद रखना है। क्लियर? और कौन कौन सी वेम होती है, तो ये देखो ये जड़ों के अंदर इस टाइप की ये फंगस होती है भैया, ये जड़ों में, ये देखो दिख रहा है जड़ों में इस टाइप की ये ब्राउन कलर की फंगस लगती है, इसी को कहा जाता है वेम। इसके अलावा और कौन कौन सी है? ग्लोमस, ध्यान रखना। क्लियर? गीगास्पोरा, गीगास्पोरा भी वेम फंगस की ही जाती है। फिर एकेलोस्पोरा, फिर इंट्रोफोस्पोरा और स्क्लेरोसिस्टिस और स्यूटेलोस्पोरा। ये क्या है? ये इसकी 6 प्रजातियां होती है। कितनी? तो 6 जेनेरा, 6 प्रजातियां। ये 6 के 6 आपको क्या करना है, नाम याद रखना है। इसमें से किसी को भी उठा के वो बोल सकता है कि कौन सा वेम फंगस का क्या है, जाति है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से होते हैं, इन सभी को ध्यान रखना। और ये कौन से फैमिली के अंदर आती है, तो इंडोगोनेसी फैमिली के अंदर आती है वेम फंगस, इस चीज को भी ध्यान रखना। चलते हैं, ये मेन चीज ध्यान रखना भैया। हाँ, द चेयरमैन ऑफ द नीति कमीशन इज, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष? रितेश श्रीवास्तव जी, इन्होंने पीएम बोला है, बिल्कुल बताते जाओ भैया आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, अधिकतर एग्रीकल्चर की जितनी भी कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें ये अधिकतर पूछा जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप जो है कुछ नयापन मैं आपको बताऊंगा, वो भी आप याद रखना। अगर याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं हो तो आप उसको याद कर लेना, ये आपको काफ़ी मदद करेगा। वैसे भी आप सभी को पता है शायद 25 जुलाई को पीएससी का एग्ज़ाम है। क्लियर? ये आने वाला ये जो संडे है इस दिन पीएससी का एग्ज़ाम है, तो आप में से कुछ लोग हो सकते हो पीएससी का प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ त्रिपाठी जी, सॉरी सर, बी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लोधी जी बी। यहाँ पर आपको बोला है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं। तो आप सभी को पता है भैया, इनमें से आंसर तो आपने सबने निकाल दिया। आप बोलोगे सर कौन सा, तो बिल्कुल बी वाला आंसर। क्लियर? कौन सा? बी, बी इज द करेक्ट आंसर। बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जिन्होंने भी दिया है। लेकिन नीति आयोग जो है वो पहले किस नाम से जाना जाता था, तो नीति आयोग पहले जाना जाता था किस नाम से? प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। तो योजना आयोग के बारे में भी ध्यान रखना। क्लियर? पहले इसको प्लानिंग कमीशन बोलते थे। क्या बोलते थे? प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन। क्लियर? ये एक क्या है, भारत सरकार की एक बॉडी है, एक इंस्टीट्यूशन है। क्लियर? और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है 5 साल के लिए क्या क्या करना है देश में, इसका प्लान करना। आया ना समझ में? क्या करना? 5 ईयर प्लान्स डेवलप करना, 5-5 साल में क्या करना है हमको। तो ये 5 ईयर प्लान जो प्लान होता है उसको क्या करता है, ये
रन करता है। दूसरा, ये बनाता कब, तो पहले ध्यान रखना भैया 15 मार्च 1950 को। प्लानिंग कमीशन कब बना था, 15 मार्च 1950 को ये बना था। क्लियर। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ऑब्जेक्टिव भी ध्यान रखना, फॉर्मुलेट्स इंडिया 5 ईयर प्लान्स अमोंग अदर फंक्शंस। भारत के अंदर जो पंचवर्षीय 5 साल के लिए प्लान तैयार करना और उसको चलाना। क्लियर। ये किसके अधीन होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अधीन ये कार्य करता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और सबसे पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू जी। हाँ, लेकिन अब ध्यान रखना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नवगठित करके, क्लियर, क्या कर दिया, इसका नाम चेंज कर दिया, इसको नए रूप में गठित किया है, रीऑर्गेनाइजेशन किया है नीति आयोग के नाम से। तो ये जो नीति होता है ना, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा है, तो आप लोग ध्यान रखना भैया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसको बदलने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाए, पास हो गया, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, नीति आयोग। ध्यान रखना। और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन की घोषणा हो चुकी है। क्लियर। ध्यान रखना भैया। हाँ, इसके सीईओ अमिताभ कांत, बिल्कुल। हाँ, वाइस चेयरमैन राजीव जी, चेयरमैन नरेंद्र मोदी। क्या बात है रितेश जी, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल। जी के अच्छा रहना चाहिए भैया। चलो ठीक, ध्यान रखना भैया इसको। वैसे मैं ज़्यादा चीज़ें इसलिए आपके लिए नहीं बताता कि आप लोग फिर थोड़े बोर होने लग जाते हो। हाँ, द कॉस्टिंग एजेंट ऑफ स्टेम कैंकर एंड ब्लैक स्कर्फ इन पोटैटो इज, आलू में स्तंभ कैंकर एवं काला पंडीदार का कारक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना। अंदर जो स्टेम कैंसर होता है और ब्लैक स्कर्फ जो डिसीज होती है, क्लियर, इसका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसका कारण है, क्यों का, इसका क्या कारण है कि ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। और कभी कभी जो है ये मेज द कॉलम में बोल देता है कि निम्न में से कौन सा जो पेयर है वो रॉन्ग है या गलत है, और 4 डिसीज लिख देता है, सामने उसके जो कॉजेज है उसका भी नाम लिख देता है। तो यहां ध्यान रखना, इसका जो आंसर है, इसका आंसर है सी। आप सभी गड़बड़ कर दिए। क्या है, सी। जो स्टेम कैंकर होता है और ब्लैक स्कर्फ होती है, वो दोनों आलू में एक ही फंगस से होती है। आया समझ में। हाँ राजपूत जी, यहाँ ये क्वेश्चन में सभी लोग गड़बड़ कर दिए, बोले 2 बीमारियां पूछी है तो एक फंगस लगा देते हैं, एक बैक्टीरिया लगा देते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो है कॉस्टिंग एजेंट वो एक ही है, सेम है। कौन सा है, राइजोक्टोनिया सोलेनाई फंगस। याद आ रहा है कुछ, राइजोक्टोनिया सोलेनाई फंगस। किसका, स्टेम कैंकर का भी वही है और ब्लैक स्कर्फ का भी वही है, दोनों का एक ही फंगस है, राइजोक्टोनिया स्कर्फ फंगस। क्लियर। मैं दिखा भी देता हूं भैया कि जो स्टेम कैंकर है, और हाँ ये देखो, ये है स्टेम कैंकर, ये देखो तने पर काला पड़ रहा है, ये स्टेम कैंकर है। और ये आलू के ऊपर काले रंग की फफूंद लग रही है। आया समझ में। अरे राजपूत जी, वो सिट्रस कैंकर है। क्या है, सिट्रस कैंकर। वो नींबू में कहां पहुंच गए आप, यहां आलू की बात हो रही है, यहां आलू की बात हो रही है, मुझे हाँ, तो क्लियर कर लेना ये कंफ्यूजन जो है, इसको क्लियर कर लेना। ये दोनों के दोनों जो होते हैं, ब्लैक स्कर्फ एंड स्टेम कैंकर ऑफ पोटैटो आर कॉज्ड बाय द फंगस राइजोक्टोनिया सोलेनाई फंगस। इसको ध्यान रखना भैया, ये क्वेश्चन इसीलिए ज्यादा करके पूछा जाता है। वो आप सिट्रस कैंकर अलग है, जेंथोमोनास सिट्री जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण होता है, वो चीज अलग है, वो नींबू में होता है, वो सिट्रस कैंकर है, वो बैक्टीरियल डिसीज है, तो वो चीज अलग है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंटरजेनिक हाइब्रिड बिटवीन रेडिश एंड कैबेज वॉज क्रिएटेड बाय, मूली एवं गोभी के बीच पहला अंतर जेनेरिक संकर बनाया था।
फटाफट बताओ भैया क्या होना चाहिए इसका आंसर। राजपूत जी हो गया क्लियर आपको। अब केंकर उधर अगर आए तो नींबू का वो अलग है, ये पोटैटो का ये अलग है, ये स्टेम केंकर है। हाँ रितेश जी डी, खुशी जी इन्होंने डी बोला है, राजपूत जी डी बोल रहे हैं, बिल्कुल चलो ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखना भैया, ये जो है कार्पेचेंको यहाँ पर बोला है द फर्स्ट इंटरजेनिक हाइब्रिड बिटवीन रेडिस एंड केबेज, मीन्स मूली और केबेज मीन्स पत्ता गोभी के बीच में सबसे पहला इंटरजेनेरिक, इंटरजेनेरिक मतलब समझते हो, इंटरजेनेरिक दो अलग अलग वंश के बीच में क्या कराना, क्रॉस कराना। तो ये दोनों अलग अलग वंश हैं, क्लियर। और कौन सी फसल बनाई थी, कौन सी बनाई थी इन्होंने, दोनों के बीच क्रॉस करके कौन सी बनाई थी, रेफिनो ब्रेसिका। इसका जो जीनस है रेफेनस सटाइवस, आप सभी को पता है रेफेनस है इसका। और केबेज का क्या होता है, ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटाटा। तो ब्रेसिका है इसका वंश और इसका है रेफेनस, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया और क्या बनाया, तो इन्होंने बनाया रेफेनो ब्रेसिका, रेफेनो ब्रेसिका। रेफेनो मूली से, रेफेनस सटाइवस से रेफेनो लिया, ब्रेसिका से ब्रेसिका ले लिया, रेफेनो ब्रेसिका ये बनाया कार्पेचेंको ने, क्लियर। तो करेक्ट आंसर आएगा डी। हाँ अगर यहां पूछता कि पहला जो है, हाँ पहला अगर मनुष्य द्वारा निर्मित जो पहली फसल है तो वो आप सभी को पता है भैया 1888 में रिम्पू ने बनाई थी, ट्रिटिकेल, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ आपको स्पेशली बोला है मूली और गोभी के बीच में, वो अलग चीज है। चलो ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो चलो मैंने बता ही दिया आपको, देख लेना आप लोगों को पढ़ना हो तो।